हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लास 10th बायोलॉजी पोर्शन के चैप्टर 9 का फुल रिवीजन कराएंगे, जिसमें ओनली 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही सरल भाषा में आज समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अपना पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए। आनुवंशिकता या हेरिडिटी किसे कहा जाता है? आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं उन्हें अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र किया जाए, आनुवंशिकता क्वेश्चन है अपना, आनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए। आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी। हेरिडिटी किसे कहा जाता है? आनुवंशिक लक्षण यानी माता पिता के जो लक्षण हैं उसे एक पीढ़ी से अगर दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहलाती है। और यही लक्षण आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। यानी माता पिता से जो लक्षण संतान में पहुंचते हैं वो आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? वैज्ञानिक मेंडल, जिसे आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है, जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, इन्होंने मटर के पौधे को ही अपने प्रयोग के लिए क्यों चुना? तो मटर के पौधे में कुछ ऐसी खासियत हैं जिसके लिए उन्होंने उसको प्रयोग में लाया। क्योंकि ये पहला, इसका अगर पॉइंट देखा जाए तो ये अल्पकालीन या इसकी लाइफ साइकिल होती है वो बहुत छोटी होती है, यानी 1 साल भर का ही रहता है। और सेकंड अगर बात करें तो बाइसेक्सुअल होता है, यानी मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट होते हैं, इसीलिए आसानी से इसमें पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट, ये इतना छोटा पौधा होता है कि ये आसानी से हम अपने घर में या गार्डन में उगा सकते हैं इसे। और इसमें अनेक विरोधी लक्षण भी पाए जाते हैं, इसीलिए मटर के पौधे का चुनाव वैज्ञानिक मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किया। नेक्स्ट है मेंडल के प्रभावता का नियम, या कह सकते हैं इसका पहला नियम। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेंडल का प्रथम नियम समझाइए या मेंडल के प्रभावता का नियम समझाइए, तो इसको हम लिख के आएंगे। इस नियम के अनुसार क्या है कि जब विपरीत जोड़ों के बीच क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई दिए, यानी जो लक्षण ज़्यादा दिखाई दिए उसे प्रभावी लक्षण कहा। उदाहरण के लिए अगर कहें कि यानी विपरीत जोड़ी, एक जोड़ी लंबे और एक जोड़ी बौने, 2 पौधों के बीच अगर क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे हमें प्राप्त हुए। ये वैज्ञानिक मेंडल ने कहा। मेंडल के प्रभावता का नियम यही है कि उसमें प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे प्रभावता का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है, एकल उपार्जित यानी एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। तो सबसे पहले हमें पता होना ही चाहिए उपार्जित लक्षण क्या होते हैं और वंशानुगत या आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। आनुवंशिक लक्षण मैं बता दूं आपको, आनुवंशिक लक्षण होते हैं जैसे कि लंबाई और आँखों का रंग इत्यादि। और उपार्जित लक्षण क्या होते हैं? उपार्जित मतलब होता है कि जो वंशानुगत यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा सकते। जैसे नाखून की बात करें या फिर बालों की बात करें, किसी के बाल बड़े होते हैं किसी के बाल छोटे होते हैं। यानी मदर के बाल बड़े हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसकी बच्ची हो उसके भी बाल बड़े ही हों, कि उसी तरह के बाल उसके हों। ये उपार्जित लक्षण होते हैं, यानी आनुवंशिक लक्षण नहीं होते। आनुवंशिक लक्षण मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं पहुंच पाते। तो केवल वे ही लक्षण वंशानुगत होते हैं जो डीएनए द्वारा अगली पीढ़ी में जा सकते हैं, उपार्जित लक्षण नहीं जा सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे में अपना अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण की बात करें तो वो उनके पिता पर डिपेंड करता है
कि उनसे किस प्रकार का क्रोमोसोम आया है। अगर फीमेल के पास तो हम जानते हैं कि सेम ही क्रोमोसोम रहते हैं, यानी इक्वल रहते हैं 23 जोड़ी, और मेल के पास 22 जोड़ी समान रहते हैं और 23वां जोड़ा अलग होता है। अगर बात करें इस एग्जाम्पल के अनुसार हम देख सकते हैं कि जो एक्स वाला गुणसूत्र, जो एक्स गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु है वो फीमेल के एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से मेल कर रहा है, तो कौन संतान बन रही है? लड़की बन रही है, क्योंकि एक्स एक्स संकेत माता का होता है। किसका होता है? माता का होता है। अगर वाई वाला शुक्राणु एक्स वाले गुणसूत्र से मिल रहा है, एक्स वाला जो अंडाणु है वो वाई वाले शुक्राणु से मेल खा रहा है, तो जो उत्पन्न संतान है वो नर होगी। क्लियर बात कह सकते हैं हम सिंपली कि जो वाई वाला गुणसूत्र होता है उसी पर डिपेंड करता है कि नर होगा या नहीं होगा, वही बताएगा, वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नर होने में, क्योंकि जो वाई वाला गुणसूत्र होता है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता की दृष्टि से चिंता का विषय क्यों है? यानी बाघों की संख्या में जो कमी आ रही है, बाघ टाइगर जानते होंगे ना, नेशनल एनिमल है हमारा, उसकी संख्या में कमी क्यों आ रही है? ये आनुवंशिकता की दृष्टि से चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि बाघों की संख्या कम होती जा रही है। अगर इसी तरह इनकी संख्या कम होती गई तो इनका विलुप्त होना तय है, क्योंकि इनकी स्पीसीज कम होगी तो इनके जीन भी ख़त्म होते जाएंगे। अगर ख़त्म होते जाएंगे तो भाई जनन कैसे करेंगे, कैसे बनेंगे ये? इसी तरह से ये चिंता का विषय बन रहे हैं, क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहा, बाघों की कमी आती गई, तो अगली पीढ़ी हमारी शायद बाघ नहीं देख पाएगी, वो सिर्फ फ़ोटो में ही देखती रह जाएगी कि ये हमारा नेशनल एनिमल था। नेक्स्ट है, अवशेषी अंग क्या है? उदाहरण दीजिए। अवशेषी अंग या रेसिड्यूल ऑर्गन। अवशेषी अंग मैं आपको बता दूं कि वे अंग होते हैं जो प्राचीन काल में मनुष्य उपयोग करता था जब जंगलों में रहता था, लेकिन अब वो किसी काम के नहीं रहे, यानी उनका कोई काम नहीं रहा। तो ऐसे कौन से अंग हैं? तो अगर बात करें त्वचा पर बाल, पहले मनुष्य के त्वचा पर बहुत अधिक बाल होते थे, जिससे वो सर्दी, गर्मी, बरसात इन मौसम से अपनी सुरक्षा कर लेता था, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि सभी के पास घर हैं। नेक्स्ट, पूंछ। पहले पूंछ हुआ करती थी, अब पूंछ भी नहीं है, मनुष्य की पूंछ नहीं है, पहले हुआ करती थी। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का काम ये पाचन तंत्र में आप देख सकते हैं। अपेंडिक्स का काम होता है कच्चे माल को पचाना, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सभी लोग पका करके खाना खाते हैं, तो ये धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए हैं। इसीलिए इनको रेसिडुअल ऑर्गन या अवशेषी अंग कह दिया है।